अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सैलरी, और सैलरी में आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोविडेंट फंड। तो पहले प्रोविडेंट फंड के बारे में समझेंगे। हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधियां, भविष्य के लिए प्रबंध, प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है, कर्मचारी आपके पास अंशदान करता है और उसका नियोक्ता भी अंशदान करता है, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर इसमें अंशदान करते हैं, और ये पैसा कर्मचारी के लिए जमा होता रहता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो प्रोविडेंट फंड की राशि उसे मिल जाती है, और मान लो कर्मचारी के बीच में कभी मृत्यु हो जाती है तो प्रोविडेंट फंड की राशि उसके परिवार वालों को मिल जाती है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो रहेगा इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का रहेगा। अब ये तीन भागों में हम इसे डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा प्रमाणित, दूसरा रहेगा अप्रमाणित, तीसरा रहेगा वैधानिक। इंग्लिश में कहेंगे तो प्रमाणित को बोलेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जबकि अप्रमाणित को बोलेंगे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और जो वैधानिक रहेगा वो रहेगा स्टैट्यूटरी। तो तीन प्रकार के रहेंगे, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, स्टैट्यूटरी, प्रमाणित, अप्रमाणित और वैधानिक। इनके अपन नियम पढ़ेंगे। तो पहला आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, वो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा कर्मचारी। कॉन्ट्रीब्यूशन किसका पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय का। सबसे पहले एम्प्लॉय ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया। ध्यान देना, जब कर्मचारी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रमाणित भविष्य निधि है या अप्रमाणित है या वैधानिक है, मतलब रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है या स्टैट्यूटरी है। लेकिन सबसे पहले जो अंशदान कर रहा है वो कर्मचारी कर रहा है, तो ध्यान रखना, कर्मचारी जब अंशदान करेगा तो आपको ध्यान रखना है, कर्मचारी जो अंशदान करेगा वो अपनी बेसिक सैलरी में से करेगा। अगर वो सैलरी में से कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो मतलब अमाउंट जो कट रहा है वो सैलरी में से कट रहा है, तो ये तो बेसिक सैलरी में पहले से इंक्लूड रहता है। तो अगर ये बेसिक सैलरी में पहले से इंक्लूड है क्वेश्चन में, तो अपन ये मान सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, उस पर तो कोई टैक्स वैक्स लगना ही नहीं चाहिए। अगर आप दोबारा इस पर टैक्स लगा देते हैं तो ये तो डबल हो जाएगा। तो क्या होता है, ये बेसिक सैलरी में इंक्लूड होने के कारण अपन यहाँ लिखेंगे इंक्लूड इन सैलरी, इंक्लूड इन सैलरी, सैलरी में इंक्लूड है। चाहे वो रिकॉग्नाइज में है तो भी इंक्लूड इन सैलरी है, चाहे वो अनरिकॉग्नाइज में है तो भी इंक्लूड इन सैलरी है। इंक्लूड इन सैलरी, सैलरी में इंक्लूड है पहले से, और स्टैट्यूटरी में है तो भी इंक्लूड इन सैलरी रह गया, इंक्लूड इन सैलरी। तो तीनों में इंक्लूड इन सैलरी है, मतलब सैलरी में शामिल है, सैलरी में शामिल है, सैलरी में शामिल है। तो जब भी क्वेश्चन में आए कि कर्मचारी ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, चाहे प्रमाणित में किया हो, चाहे अप्रमाणित में किया हो, चाहे वैधानिक में किया हो, मतलब रिकॉग्नाइज में किया हो, चाहे अनरिकॉग्नाइज में किया हो, और चाहे स्टैट्यूटरी में किया हो, वो सैलरी में पहले से इंक्लूड हो चुका है। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नोट में लिख देना कि ये इंक्लूड इन सैलरी है, इसलिए अपन को इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। लेकिन अपन अब कॉन्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो एम्प्लॉयर का रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉय का, अब एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का जो नियोक्ता होता है, मालिक, वो अब कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा ना एम्प्लॉयर, तो इसके रूल आपके पास रिकॉग्नाइज में अलग रहेगा, अनरिकॉग्नाइज में अलग रहेगा, स्टैट्यूटरी में अलग रहेगा। पहले हम अनरिकॉग्नाइज पढ़ेंगे, इसमें हम लिखेंगे एग्जेम्प्ट, और स्टैट्यूटरी में भी रहेगा एग्जेम्प्ट। इसका मतलब क्या है कि नियोक्ता ने अंशदान किया, मतलब उसके मालिक ने अंशदान किया, एम्प्लॉयर ने अंशदान किया, अगर उसने अंशदान अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किया तो ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब उस पर कर्मचारी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्टैट्यूटरी में किया तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही अंशदान आपके पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हो जाता तो थोड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या करना होता है, 12% ऑफ सैलरी, कितना परसेंट, सैलरी का 12% एग्जेम्प्ट होता है। 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है। अगर इससे ऊपर गया तो टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स किसको देना पड़ेगा, कर्मचारी को देना पड़ेगा। और 12% ऑफ सैलरी से ऊपर वाला अमाउंट क्या होगा, ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करते समय अपन जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, तो ग्रोस सैलरी ज्यादा आ जाएगा। जब कर्मचारी अंशदान करेगा और उसका मालिक अंशदान करेगा, मतलब एम्प्लॉयर अंशदान करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा, एम्प्लॉयर
कंट्रीब्यूशन करेगा तो उस पर कर्मचारी को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। तो थर्ड नियम जो रहेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड का रहेगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मिलकर आपके पास उस पर कर्मचारी को ब्याज मिलता रहता है, वो कर्मचारी के खाते में जमा होता रहता है। इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ये इंटरेस्ट आपके पास मिल रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड में तो एग्जेम्प्ट है, क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। यहां भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। इसमें क्या रहता है 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट तक एग्जेम्प्ट रहता है। कितना परसेंट इंटरेस्ट रिसीव हुआ, 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट है, 9.5 तक तो एग्जेम्प्ट रहेगा। 9.5 से ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कर्मचारी को ब्याज मिल रहा है 10% मिल रहा है तो 10% में से 9.5 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1.5 टैक्सेबल हो जाएगा। तो इससे जो ज्यादा रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। देखो ब्याज यहाँ एग्जेम्प्ट है, यहाँ भी एग्जेम्प्ट है। फोर्थ नियम जो रहेगा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉय करेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। अब कर्मचारी जब रिटायर होगा तो उसे प्रोविडेंट फंड की राशि वापस मिल जाएगी, तो उसे हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव। अगर उसे अमाउंट वापस रिसीव हो रहा है कर्मचारी को तो इसमें क्या रूल होगा, सबसे पहले इसमें रिकॉग्नाइज में ध्यान देना, रिकॉग्नाइज में एग्जेम्प्ट रहेगा। आपकी बात रिकॉग्नाइज में एग्जेम्प्ट है और स्टेचुरी में भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन प्रॉब्लम आता है अनरिकॉग्नाइज में। अनरिकॉग्नाइज में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर और इसका ही ब्याज, इसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर है प्लस इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस उसका ब्याज, वो तो हो जाएंगे टैक्सेबल। तो अपन ये कह सकते हैं अमाउंट जो रिसीव होता है तो कर्मचारी वाला भी होगा, एम्प्लॉयर वाले भी होगा। तो अगर अनरिकॉग्नाइज्ड में हुआ तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर प्लस उसका ब्याज हो जाएगा टैक्सेबल। अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ देखें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्लस उसका इंटरेस्ट, ये क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये प्रोविडेंट फंड का रूल रहेगा, ध्यान देना। पहला कंट्रीब्यूशन किसका, एम्प्लॉय का, ये इंक्लूडिंग सैलरी है तो वापस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इंक्लूडिंग सैलरी है तो ये भी सम्मिलित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंक्लूडिंग सैलरी है तो इसको भी अपन छोड़ देंगे। क्वेश्चन में अगर आपको कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय मिले ना तो चाहे किसी में भी मिले इंक्लूडिंग सैलरी लिख देंगे, नोट में आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय आया ना तो 12% ऑफ सैलरी तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइज में। अनरिकॉग्नाइज में तो फुली एग्जेम्प्ट है, यहाँ भी फुली एग्जेम्प्ट है। मतलब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, कर्मचारी के खाते में गया, अनरिकॉग्नाइज में गया या स्टेचुरी में गया तो एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन इसमें 12% ऑफ सैलरी तक तो एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड में ध्यान देना, 9.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट तक तो एग्जेम्प्ट है और इससे ऊपर गया तो वो कर्मचारी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लो 10% ब्याज मिल रहा है तो 10% ब्याज में से 9.5 तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वही अनरिकॉग्नाइज्ड में होता है एग्जेम्प्ट होगा, वैधानिक में भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। फिर ये तीनों मिलकर अमाउंट वापस रिसीव होता है कर्मचारी को तो अमाउंट रिसीव करते हैं। इसमें एग्जेम्प्ट होता है, इसमें भी एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड में कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर प्लस उसका ब्याज तो होते हैं टैक्सेबल और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस उसका ब्याज वो होता है एग्जेम्प्ट। पहले से आप एग्जेम्प्ट याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब टॉपिक रहा कि सैलरी का 12% निकालेंगे तो सैलरी का मीनिंग क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सैलरी का मीनिंग ऑफ सैलरी क्या रहेगा, ध्यान देना। सैलरी का जो मीनिंग रहेगा उसमें क्या आएगा, एक तो आएगा बेसिक सैलरी प्लस आएगा डीए। डीए मतलब महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता होगा वो होना चाहिए सेवा शर्तों के अनुसार। और फिर आता है कमीशन, और कमीशन होना चाहिए बिक्री पर आधारित। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। डीए होना चाहिए सेवा शर्तों के अनुसार, कमीशन होना चाहिए बिक्री पर आधारित। मतलब कमीशन सेल्स पर आधारित होगा तो आपको होगा। तो ये टेबल बना लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा इस टेबल से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नॉर्मल सा कैलकुलेशन होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, ध्यान रखना,
और अमाउंट रिसीव्ड में ये ध्यान में रखना, बस ये दो नियम ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा। एक तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एक प्रमाणित में कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय और उसका ब्याज, तीन टॉपिक को ध्यान में रखना, बाकी सब एग्जाम्ड है। जैसे इंक्लूडिंग सैलरी को आप एग्जाम मान सकते हो, लेकिन इंक्लूडिंग सैलरी ज्यादा बेटर रहता है, एग्जाम नहीं बोला जाता। इंक्लूडिंग सैलरी, बाकी ये सब अमाउंट देखो ऐसे नहीं समझ सकते। अगर स्टेचुरी को समझे तो फुली एग्जाम्ड हो गया, यहाँ इंक्लूडिंग सैलरी हो रहा है, उसमें टैक्स नहीं देना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अलग रहेगा। तो ये था आपके पास प्रोविडेंट फंड। चलो बेटा तार लीजिएगा।